अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमो साकिब। एक और सुबह में आपको खुश आमदीद। प्यारी सी सुबह है और प्यारे से चेहरे आपके सामने मौजूद हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज हम लोग गपशप करने लगे हैं। मेरे साथ गेस्ट भी ऐसे ही मौजूद हैं। जिंदगी में हम बहुत सारे फैसले लेते हैं और उन फैसलों के पीछे हमारे कुछ गाइड्स होते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं। हम लोग जब कोई भी डिसीजन लेते हैं तो जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होते हैं कि आया जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं ये दुरुस्त है या नहीं। चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो, आपके करियर का मामला हो, हर किसी को एक अच्छे मेंटोर की जरूरत होती है। और कुछ लोगों के पास जब दोस्त ऐसे हों तो वो लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं जिनके पास फैमिली ऐसी है, ठीक है वो फैमिली जिनके पास ऐसी स्ट्रॉन्ग फैमिली है वो लोग भी बड़े खुशकिस्मत हैं। लेकिन हम अपने शो के जरिए आप तमाम लोगों के लिए आज ये चीज लेकर आए हैं। हम लोग जिंदगी के हर उस पहलू को छेड़ने की आज कोशिश करेंगे जिससे कुछ ना कुछ हमें सीखने का मौका मिले। तो मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो इस काम में बहुत महारत रखती हैं। आप लोग डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स में उन्हें देखते रहे होंगे। बहुत शुक्रिया उनका आज हमें वक्त देने के लिए। हम लोग गुफ्तगू करेंगे करियर काउंसलिंग इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आज हमारा टॉपिक है इसके ऊपर और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं रोमा माइकल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? आई एम डूइंग गुड, सच अ लवली स्टार्ट। थैंक यू आई सो थिंक people who are watching, don't change your channel if you want to make your relationships better, your life better, more fulfilled. तो ट्यून इन करते रहे। हमारा कर दिया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कोच में और साइकेट्रिस्ट में या कैरियर काउंसिल में क्या फ़र्क है? अच्छा हलीमा, बेसिकली लाइफ कोचिंग इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म और इसमें जो काउंसलिंग है उसका सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट भी आता है जो हमारी पहले भी डिस्कशन हो रही थी। अगर आपको कोई डायग्नोसिस हुआ है डिप्रेशन का या एंग्जाइटी का, सो आई डोंट डील विद दैट। आई टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर काउंसलिंग एस्पेक्ट्स। अगर आपने ऐसी डायग्नोसिस है, आई विल से इट अगेन, वी डोंट डील विद दैट। लाइफ कोचिंग की जिस तरह इन्होंने बात की कि आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं जहाँ पे आपने डिसीजन लेने होते हैं, आपने कोई ना कोई टारगेट रखा होता है। सो लाइफ कोचिंग में वहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज आती हैं। आई वर्क विद द क्लाइंट और वहाँ पे उनको मोटिवेट करना और वो टारगेट अचीव करना, आई हेल्प देम आउट इन दैट। ओके, तो ये डिफरेंट किस तरह है? क्योंकि कुछ समहाउ कहते हैं हम लोगों को ना जब फैसला लेने में मुश्किल हो रही होती है या वो एक ही चीज़ पे अटक जाते हैं, देन उनको कहा जाता है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उसके साथ रेकमेंड करो। तो उनका काम और आपका काम कैसे डिफरेंस है? क्या ये मामला साइकोलॉजिस्ट तक पहुंचे ना, मामला बिगड़े ना, इसलिए लोग आपके पास जाते हैं पहले कि वो एक राइट डायरेक्शन में पहले ही चले जाएं, या जब मामला बिगड़ जाता है फिर भी आप संभाल लेती हैं? अच्छा, जो बिगड़ जाते हैं वो तो खुदा करे कम ही बिगड़े, बट माय पॉइंट इज दैट लाइफ कोच इज अ नेसेसिटी। नजम एंड हलीमा, लाइक एनी डिसीजन दैट यू टेक इन योर लाइफ, बड़ा या छोटा, अगर आपके पास एक ऐसा मेंटोर आपके साथ है, जो आपने मेंटोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसका जो आपको राइट डायरेक्शन दे सकता है, वो इट्स अ नेसेसिटी। फिर आपके काम बिगड़ेंगे नहीं। सो आप जितना जल्दी ये अंडरस्टैंड कर दो कि लाइफ कोच में पैसे लगाना इस मतलब आपको इसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ लाइफ कोच इन एवरी एरिया। मुझे किसी ने बोला था कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ मेंटोर इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर स्पिरिचुअल लाइफ एंड इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तीनों एरियाज में अगर आपके पास मेंटोर है, यू लिव अ मोर फुलफिल्ड लाइफ, मतलब जो आप चाह रहे हो। तो मतलब ये मेंटोर्स या ये काउंसलर या ये कोच जो है वो आपके रिश्तेदार या आपके घर में से या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपको उस तरफ जाने में, राइट डायरेक्शन में हेल्प करें? यार हलीमा, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक कि जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स और आपकी जो घर वाले हैं, यू डोंट लिसन टू देम। हम सब जो है ना, हम सब इतने खुद अपने आप को महान समझते हैं कि अगर हमारे बेस्ट फ्रेंड हमें बता रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है आदमी या लेडी, वी वांट टू डू इट जो हमें पसंद आ रहा है। अम्मी अबू कुछ भी कह रहे हैं, वी डोंट लिसन टू देम। बट एट द सेम टाइम लाइफ कोच का काम ये है कि यार वो आपको फ्रेंड का भी, फ्रेंड प्लस योर पार्टनर प्लस योर टीचर प्लस योर मेंटर्स प्लस ही इज एवरीथिंग। सो वो जो आपको विजडम लाइफ कोच से मिलता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप यू हैव इन योर लाइफ। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि एक शख्स हमारा दोस्त है
हम उस पे भरोसा करके उसको पूरी बात नहीं बता रहे, तो हम एक अननोन पे कैसे भरोसा कर बैठे? ये फिर हमारी एक्सपर्टीज है। यू विल ओपन अप, यू विल शेयर योर हार्ट, और आप आकर हमारे साथ बात करें, और इट्स ऑल्सो योर ट्रस्ट जो आप अपने कोच पे करते हैं। एंड ऑल द बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन आउट देयर जो ग्लोबली और इंटरनेशनली जिन्होंने अपने आप को रिनाउंड किया है, सारी फुटबॉल टीम्स को, क्रिकेट टीम्स, दे ऑल हैव कोचेस। सो व्हाई नॉट हैव अ लाइफ कोच फॉर योर ओन सेल्फ इफ यू फील लाइक कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में ये टारगेट अचीव करना है। सो एवरीवन हैज़ कोचेस। आपके स्पीच कोचेस होते हैं, आपके यू नो ग्रूमिंग कोचेस होते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इन सारी बातों से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जो पुराने ज़माने होते थे उनमें ये सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती थी। हाँ। और आजकल क्या है कि सब कुछ है हमारे पास, हर चीज़ हम देखें, पहले के ज़माने में लोग बहुत स्ट्रगल किया करते थे, साइकिल होती थी। आजकल मेरे ख्याल से हर इंडिविजुअल के पास गाड़ी है, और गाड़ियों की इतनी तादाद है कि सड़कें भरी पड़ी हैं, हर चीज़ है, फिर भी लोग डिप्रेशन और इन चीज़ों की तरफ जा ही क्यों रहे हैं? हालांकि पहले के ज़माने में लोगों के पास बहुत कम फैसिलिटीज़ थी, लेकिन फिर भी सुकून था ज़िंदगी में। इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने जो पूछा है। आई थिंक इसकी जिस्ट जो सोशल मीडिया बेसिकली हर जगह पर है, डिप्रेशन के रेट्स, सुसाइड के रेट्स, हर चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, मतलब एज एट एन अलार्मिंग रेट। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा, हम स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका हमें नहीं आता, ठीक है, हम सब स्ट्रेस को लेकर ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और फिर हम फुलफिल नहीं कर पाते जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोफेशनली, या कोई ना कोई रिलेशनशिप सफ़र कर रहा होता है। अगर आप प्रोफेशनली अच्छे जा रहे हो तो आप पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। पुराने ज़माने में ये नहीं होता था, आपको ये ज़िंदगी जो थी वो सोशल मीडिया पे नहीं आती थी। राइट नाउ यू विल कंपेयर योर फ्रेंड्स, इसकी शादी हो गई है, इसके बच्चे हो गए, यू नो थिंग्स लाइक दैट, जो छोटी छोटी चीज़ें। और जब आप रात को सोने लगते हो एंड यू थिंक, ओह मैं तो 28 ईयर्स की हो गई हूँ, 29 ईयर्स की हो गई, मेरी तो शादी नहीं हुई है, बिकॉज यू हैव दिस इंफॉर्मेशन राइट ऑन योर फेस ऑल द टाइम। सो हमारा जो प्रोफेशन है वो बूमिंग में भी इसी टाइम पे आ रहा है, कोरोना के बाद स्पेशली व्हेन पीपल वेंट इनटू डिप्रेशन एंड स्टफ, एंड उनको नहीं पता था कि ये करियर, बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब्स चली गई, a lot of people lost their डाउनसाइजिंग की वजह से। बिल्कुल डाउनसाइजिंग हुई। सो दैट्स वेयर आवर प्रोफेशन केम इन, यू नो, ज़्यादा बूम आया लोगों को ये कि हमें कोई ऐसा जो हमारा, जो सिर्फ बात सुन ले। सो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो जॉब का टाइटल है उसमें सबसे टॉप पे आता है कि हम लोगों की बातें सुनते हैं। सो यू कैन कम टू अस फॉर 15-20 मिनट्स अनइंटरप्टेड टॉक, एंड देन वी विल टेल यू व्हाट यू कैन डू, यू नो। So, you guys are good listeners. वेरी गुड लिसनर्स, चलिए, वेरी ये तो गुड अच्छी बात है, क्योंकि पैसे बहुत इसी से सारे- तो बनाते हैं हम। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नसीब नहीं होती कि उनकी कोई बैठ के बात सुने, और लोग बात सुन रहे इसलिए होती हैं कि हम लोग जवाब दें आगे से, ठीक है। मुझे ये बताएं कि इंसान ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे की तरफ देख रहा होता है कि मेरी फैमिली भी हमेशा अच्छी चलती रहे, मेरी जॉब भी अच्छी चलती रहे, कोई मुश्किलात ना आए। हम लोग मुश्किलात से भागते क्यों हैं या डरते क्यों हैं? क्योंकि ये हमारी ह्यूमन नेचर है, गॉड हैज़ क्रिएटेड अस लाइक दैट। आप अपने आप को खुद सेल्फ हार्म करने लगो ना, तो आपकी बॉडी, अगर इवन आप अपने आप को पिंच करने लगो, इसलिए आप कर नहीं पाते हो, बिकॉज हमारा इनेट खुदा ने इस तरह से बनाया हुआ है कि हम अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते। और जब कभी भी कोई मतलब एकदम से कोई आपके सामने हाथ कर दे तो यू नो इंस्टेंटली यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। इसी तरह से हम कोशिश होती है कि जी प्रॉब्लम ना ही आए, बट ऑनेस्टली वी ऑल नो आप प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एवरीवन, वो प्रेसिडेंट हो या वो ब्लू कॉलर जॉब कोई हो, एवरीवन हैज़ प्रॉब्लम्स, एंड वी चलें हम ऑल फिर नो। मजीद प्रॉब्लम्स को भी वापस आके डिस्कस करते हैं। सेगमेंट की तरफ हम लोगों ने बढ़ना है, तो पहला सेगमेंट है, आप लोग देखें, बहुत सारी बातें हैं जो हमने डिस्कस करनी है रोमा से, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एक खूबसूरत सा शेर है, उससे आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि गुलजारे हस्तो बूद ना बेगाना वार देख, गुलजारे हस्तो बूद ना बेगाना वार देख, है देखने की चीज़ इसे बार बार देख। और बार बार दिखाई देने की, अच्छा दिखाई देने की, ये तो लगता है कि फितरतन हमारी नफ्सियात में है। जी हाँ, इंसान हमेशा अपने आप को दिलकश, हसीन, खूबसूरत,
दिखाए जाने का ख्वाहिशमंद रहा है। और अगर हम इंसानों में जो हमारे दो जेंडर्स हैं, मेल एंड फीमेल, तो कहते हैं कि फीमेल की तरफ ये वाला रुझान कुछ ज़्यादा पाया जाता है। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बट दिस इज़ अ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि ख़वातीन जो हैं उन्हें अपने खूबसूरत दिखाए जाने का ज़्यादा वो ख्याल होता है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं इस बारे में। लेकिन खैर ऐसी बात आज के ज़माने में तो नहीं है। अब तो मर्द हजरात के अपने पार्लर्स हैं भाई। मर्द हजरात जो हैं वो भी बाल बनाते हैं, आपने मुझे भी देखा है, मैंने भी कुछ पहना हुआ है। सो ये जो पहना हुआ है, हाँ, यही आज का मौजू है। जी हाँ, ज्वेलरी। ज्वेलरी एक ऐसा आइडिया है जिसने ना सिर्फ इंसान को खूबसूरत दिखने, दिलकश दिखने में मदद दी, बल्कि बहुत से लोगों के लिए तो भाई कमाने का ज़रिया बनाया। यानी एक इंडस्ट्री बनी, एक सनत बनी, जिसे हम जेवरात की इंडस्ट्री और सनत कहते हैं। नाज़रीन, जेवर और ज्वेलरी जो है, इसके बारे में माहिर आसार कदीमा कहते हैं कि इंसानी तारीख़ में जो कदीम तरीन आसार ढूंढे गए आज तक, उनमें सबसे कदीम चीज़ जेवर है। जी हाँ, ऐसे आर्टिफैक्ट्स यानी ऐसे आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स भी दुनिया में ढूंढे गए जिनकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो वो लगभग 1,00,000 साल पुराने थे। ओह माय गॉड, जस्ट इमेजिन। क्योंकि इससे पहले मैं आपको जो प्रोग्राम में चीज़ें बताता रहा हूँ, कोई 30,000 साल पुरानी चीज़ थी, कोई 50,000 साल पुरानी थी। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के तहत जो जेवर है, ऐसे जेवर भी इजिप्ट और मुख्तलिफ इलाकों से मिले और ऐसे आसार मिले जो 1,00,000 साल पुराने थे। सो इससे एक बात तो समझ आती है कि इंसानी तारीख़ में 1,00,000 साल पहले से इंसान के अंदर ये हिस्स मौजूद थी कि वो जेवर पहने और ज्वेलरी पहने। तो अगर आज कोई ज्वेलरी पहनता है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए वड्डा मॉडर्न आया। और भाई 1,00,000 साल पहले का इंसान भी ज्वेलरी पहनता था। क्यों? क्योंकि ये उसके नफ्सियात में एम्बेडेड है कि उसने मुख्तलिफ अशिया को अपने साथ लपेट के अपने तन पे लगा के खूबसूरत दिखना है, दिलकश दिखना है। ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो ज्वेलरी के अंदर बुनियादी तौर पे क्या चीज़ें आती हैं? नेकलेसेस आते हैं, पेंडेंट्स आते हैं, आप जो ब्रेसलेट्स पहनते हैं वो आते हैं, ईयररिंग्स आती हैं, नोज़ पिन्स आती हैं, और अब तो ज्वेलरी जो है वो कपड़ों पे भी लगती है। और हमने तो ऐसे शूज़ भी देखे हैं जिनके ऊपर ज्वेलरी लगी होती है। और ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होने वाला मटीरियल सोने का भी होता है, चांदी का भी होता है, तांबे का भी होता है, हत्ता कि फूल भी बाहैसियत ज्वेलरी इस्तेमाल होते हैं। आपने कभी देखे हैं वो जो गजरे होते हैं, वो बुनियादी तौर पे ज्वेलरी यानी जेवर ही की शक्ल होती है। इसे फूलों का जेवर कहते हैं। और आजकल मेहंदी के फंक्शंस में फूलों का जेवर पहनने का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ख़ासतौर पे गेंदे के फूलों का जेवर। सो जो जेवर है, जहाँ पे हमें इतने मुख्तलिफ धातों से मिलता है, सोना चांदी, इसी तरह जेम स्टोन्स और नगीने भी इस्तेमाल होते हैं जेवर के लिए, जिसमें हम एम्बर है, नीलम है, रूबी है, फिर हीरा है भाई। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है जिससे इंसानी तारीख़ में हमें मिलता है कि जेवर बनाए जाते थे, और उसे कहते हैं सीपी। सीपी समझते हैं ना आप? समुद्रों पे जो सीपियाँ मिलती हैं, सीपियों से भी जेवर बनाया जाता रहा है। जेवर बनाने का रुझान जो है ये सकाफ़त के हवाले से मुख्तलिफ भी होता है। यानी कुछ सकाफ़तों में कड़ा पहनना जो है वो ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। लाइक हमारे यहाँ हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की सकाफ़त है और उसकी तारीख़ है, उसमें नोज़ पिन पहनने को खूबसूरती का एक निशान समझा जाता है। ख़वातीन अक्सर नोज़ पिन्स पहनती हैं, लेकिन यूरोप में नोज़ पिन पहनने का रुझान पिछले चंद सालों से ही मुतारिफ़ हुआ है, जब से ये ग्लोबल विलेज बनना शुरू हुआ है। उससे पहले यूरोप के अंदर नाक का जेवर पहनना, जिसे हम नोज़ पिन कहते हैं या नथली कहते हैं, ये पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन आपके सब कॉन्टिनेंट में, बरे-सग़ीर पाको हिंद में नथली का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू से था। खैर, जेवर जहाँ पे सकाफ़त की रिप्रेजेंटेशन करता है, वहाँ पे हम देखते हैं कि जेंडर और जो जेंडर के हवाले से डिफरेंसेस हैं वो भी जेवर से जाहिर होते हैं। मिसाल के तौर पे कई मुआशरों में एक ज़माने तक वेस्ट में, और अब हमारे यहाँ अब तक ये चीज़ मौजूद है कि अगर अंगूठियाँ हैं तो अंगूठियाँ अगर ख़वातीन पहने तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मर्द हजरात पहने तो इतना मुनासिब नहीं समझा जाता।
वो अलग बात है कि हम जैसे अब कुछ बोल्ड लोग जो हैं वो अंगूठियाँ पहनते हैं, और अंगूठियों को अब हमने कुछ स्पिरिचुअल और आप समझ रहे हैं सूफीज़म से भी जोड़ दिया है। अब तो हमारे वज़ीर आज़म भी अंगूठी पहनते हैं। लेकिन यूरोप में और इवन के पाको हिंद में और कई इलाक़ों में ज़ेवर जो है वो मर्द के लिए, या ज़ेवर की मुख्तलिफ़ किस्में या हर किस्म मर्द के लिए पहनना इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, जबकि ख़वातीन के लिए ये मुनासिब समझा जाता था। आज भी आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर कोई कानों में बाली पहन ले तो वो बस ठीक ही समझा जाता है। और अगर मैंने ये ब्रेसलेट एक लकड़ी का बना हुआ पहना है, हाँ लकड़ी के ज़ेवर भी होते हैं, ये आप देख सकते हैं। कुछ स्कॉलर्स तो कहते हैं कि इस्लाम में मर्द का सोना पहनना जो है वो इतना अच्छा नहीं गर्दाना जाता। इसका मतलब है कि जेंडर बाइस्ड होते हैं आपकी सकाफ़तें और आपके मुख्तलिफ नज़रियात ज़ेवर को लेकर भी। सो ज़ेवर की इसका मतलब है कि इंसानी सबकॉन्शियस में कहीं ये इस तरह घुला मिला है कि इसको जुदा नहीं किया जाता। तो इसलिए अगर हम देखें कि हमारी ख़वातीन ज़ेवर पहनती हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या किसी महंगी धात का हो, तो हमें उसे डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ ये इंसान की नफ्सियात में घुला मिला है लाखों सालों से, और वो शक्लें तब्दील करता रहा है। अब तो मशीनरीज आ गई हैं जो अच्छे ज़ेवर, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसके नित नए डिज़ाइंस जो हैं वो आपके सामने लेके आती हैं। अब तो बहुत से सिंथेटिक मटेरियल्स बना दिए गए हैं, यानी प्लास्टिक की ज्वेलरी। आप समझ रहे हैं प्लास्टिक की ज्वेलरी? जी हाँ, मैं आपको यकीन दिलाऊं, आपको ऐसी प्लास्टिक की ज्वेलरी दुनिया में मिलेगी कि आप महसूस करेंगे कि ये पत्थर हैं लेकिन वो होता प्लास्टिक है। सो प्लास्टिक की ज्वेलरी की एक बड़ी इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है, और यकीनन इस तमाम इंडस्ट्री का एक ही नुक्ता नज़र है कि ऐसे खूबसूरत ज़ेवर और ऐसे दिलकश मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ेवर बनाए जाएँ कि जब कोई उसे ज़ेबतन करे तो वो भी दिलकश लगे, खूबसूरत लगे, दिल को भा जाए। और मेरे ख्याल से ज़ेवर कोई पहनता है इसीलिए ताकि वो एम्पलीफाई कर सके अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी पर्सनालिटी को, वो एम्पलीफाई यानी बढ़ा चढ़ा के अपनी मौजूदगी का इजहार कर सके। इसीलिए हमने देखा है कि जो लोग बड़ी अंगूठियाँ पहनते हैं वो यूं बड़ा करते हैं, क्योंकि वो अपनी एग्जिस्टेंस को एम्पलीफाई करना चाह रहे होते हैं। ख़वातीन जो हैं आपको पता है कड़ा घुमा रही होती हैं, नेकलेस पे हाथ फेर रही होती हैं, क्यों? बिकॉज दे फील कि इस ज़ेवर से हम एम्पलीफाई हो रहे हैं। एम्पलीफाई होने से मुराद है कि बढ़ चढ़ के हम दिख रहे हैं, और हमारी शख्सियत को एक अलग और अच्छा निखार जो है वो ज़ेवर के ज़रिए मिल रहा है। और यकीन जानिए ज़ेवर वाकई ही जचता है अगर तरीके से पहना जाए। सो ज्वेलरी का इंसानी तारीख़ में होना, इसका किसी इंसान का जहन में आना और इस सोच के बाद आज तक इस इंडस्ट्री का फलना फूलना जो है ये काबिल तहसीन है। एंड वी शुड रिस्पेक्ट द आइडिया ऑफ ज्वेलरी दैट enhance the existence of every individual on this beautiful planet Earth. आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जी वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं दोबारा रोमा की तरफ। रोमा, मुझे ये बताएं कि कौन से एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा आपके पास आते हैं आजकल, और पेंडेमिक के दौरान कौन लोग आए? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ़ आई कैन से इट ऑन टीवी, आई हैव वन क्लाइंट जो CSP ऑफिसर हैं। ओके। सो उनकी प्रोफेशनल कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से वो है। सो अ लॉट ऑफ वुमेन हैव अप्रोच्ड मी in Pakistan, a lot of women, honestly, like I've seen a lot of women struggling from marital issues or career related और young लोग भी, but जो रुझान मैंने देखा है वो women approach me more than men, और I think men को लगता है maybe they know everything। अच्छा अब आप इस तरह सोच के जो है ना, so women बेचारी थोड़ी सी नर्वस होती है, वो कहती है we need help, हम किससे, because we like to talk more ना, so we, अगर औरत के लिए हेल्प मांगना आसान है बनिस्बत मेन के लिए, बट मजे की बात मुश्किल बनाया। बिल्कुल। और मजे की बात ये है कि जो डिप्रेशन और जो सुसाइड रेट है वो मेन में ज्यादा है, उसी वजह उनको से बताया जाता है कि आपने मदद नहीं मांगनी, you're a man, रोना नहीं है, रो नहीं रोना सकते, नहीं है। एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस तरह से, तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल है। और मजे, हलीमा, आई विल शेयर वन स्टोरी दैट माय हस्बैंड, ही इज मोर एक्सप्रेसिव और वो ज्यादा इमोशनल है। मुझे वो साइड ऑफ मैन नहीं पता थी
until I met him. And he's very emotional. मैं बहुत ज़्यादा realistic because my dad was like that. वो नहीं वो जो होता कि हर काम करना है और emotion जो है बाद में देखेंगे. But my husband tells me no, you have to feel. आपने feel करना है कि whatever your emotion you're dealing with, and that's a healthy way of living life rather than feel ना करो, sad ना हो. You know? ये तो गलत चीज है, ठीक है, अपने अंदर ही दबा के रखना जो है वो खुद ही अंदर से इंसान कटता जाता है और इवेंचुअली आप गलत राह पे जाते हो, ड्रग यूज और गलत तरीके. आई मीन वी ऑल नो क्या मसले होते हैं. बिल्कुल. अच्छा मुझे ये बताएं कि हम लोग लाइफ कोच का जिक्र करें, आपने बोला कि हर टीम के साथ है तो इंसान को भी एक अपने साथ रखना चाहिए. हम लोग जब समझदार हो जाते हैं ना, या आप हमें ये बातें समझा रही हैं, तो जिसकी समझ में ये बात आ रही है वो तो इसको अडॉप्ट कर लेगा, अपने साथ एक लाइफ कोच को अटैच कर लेगा. आपको नहीं लगता ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम स्कूल कॉलेजेस में बच्चों के साथ ये ग्रूमिंग वहां से शुरू करें? सो इम्पॉर्टेंट. अगर नजर ऐसा हो जाए ना, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनके मसलों, करियर काउंसलिंग की जो फॉर इंस्टेंस इट्स पार्ट ऑफ व्हाट वी डू, एक हिस्सा है हमारी जॉब का. एंड आई हैव लॉट ऑफ यंग किड्स हु कम टू मी फॉर एडवाइस और व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. अगर स्कूल्स में ये चीज़ हो जाए, उससे पहले आई थिंक स्कूल तो बाद की बात है. बच्चे की पर्सनालिटी आई थिंक इतने हर शोज़ में मैंने सुना है और ये रिपीटेड बात होती है कि जी आप जब 5 साल के हो जाते हैं आपकी पर्सनालिटी बन जाती है. सो दैट मीन्स योर होम हैज़ टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. पेरेंट्स हैव टू बी इन्वॉल्व. हम सब पैसे बनाने की तरफ भागी जा रहे हैं एंड वी इग्नोरिंग आवर चिल्ड्रन. सो अगर आप अपने घर से कर लेते हैं ना, ये बच्चे को टाइम दे दे, सो यू डोंट नीड अ लाइफ कोच, यू डोंट नीड अ काउंसलर. अगर आपके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड हैं, एजुकेट योरसेल्फ कि ऐसी प्रॉब्लम्स हैं. मैं आपसे यही एग्जैक्टली बात करने चाह रही थी, इंटरप्ट मैं करना नहीं चाह रही थी आपको बीच में, कि मेरे ख्याल से करियर काउंसलिंग की बच्चों से ज़्यादा उनके वालिदैन को ज़रूरत है, क्योंकि उनको ये बताने की ज़रूरत है अपने पेरेंट्स को सब काउंसलिंग के लिए भेजने. एग्जैक्टली. अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्कूल में, कॉलेजेस में सारे करियर काउंसलर्स भी मौजूद हैं और साइकेट्रिस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे यहाँ की निस्बत ज़्यादा केसेस हैं मेंटल इलनेस के. इसकी क्या वजह है? क्योंकि हलीमा, टू बी ऑनेस्ट, हम यहाँ पे अपने बच्चों को, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे परफेक्ट नजर आए. वो कोई भी ये ना कहे कि यार इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों के सामने शो मारना चाहते हैं. हम लोगों के सामने कहना ओ दिस इज़ द परफेक्ट फैमिली, वो जो एक डेफिनेशन है ना, और परफेक्ट फैमिली ऐसा कोई भी नहीं होती है. सो वहाँ पर ये होता है कि पीपल आर मोर ओपन टुवर्ड मेंटल इलनेस. वो उनकी डिस्कशन से हेजिटेंट नहीं होते. वो ये नहीं कहते कि ये बच्चा पागल है या ये बच्चा ओ तुम तो हो ही ऐसे, ये तो है ही दुखी सा. यहाँ पे इस तरह के वो स्टीरियोटाइप, स्टिग्मा लगा दिए, दुखी आत्मा. और मेरा दिल टूटता है व्हेन आई सी किड्स ना. और ऑफन टाइम्स आई हैव वेरी नाइस नीसेस एंड नेफ्यूज, और मैं जब किसी को उनके साथ ऊंचा बात या शाउट करते हुए देखती हूँ ना, दिल वो होता है. एंड दे लव मी सो मच बिकॉज आई सिट विद देम. बच्चों को टाइम चाहिए होता है, एंड आई टॉक टू देम कि यार इस तरह नहीं और इस तरह बात करनी है. बच्चों से ही बात निकली है तो हम लोग अगर जाते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर, हर किस्म का रिलेशनशिप, हर किस्म का रिलेशन, बच्ची और बच्चा, पेरेंटिंग, आपकी कपल लाइफ, सिबलिंग्स, सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, रिश्तों में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? उफ, देखो कहते हैं हर्ट पीपल. सो अगर आप दुखी हैं और अगर आप इनसिक्योर हैं, अगर आप जेलस हैं, वो आप हर रिलेशनशिप में लेकर जाएंगे. अगर आपकी फैमिली लाइफ ब्रोकन है, अगर आप घर में माँ बाप को लड़ते हुए देख रहे हैं, आपके घर में चिल्लाया जाता है, किड्स विल लर्न दैट अनफॉर्चुनेटली. और वो ही सारा जो है ना, वो बैगेज वो अपने साथ कंधे पे वो भारी होता जाता है, वो लेकर रिलेशनशिप में चले जाते हैं. सो लाइक अगेन आई सेड बिफोर, सब चीज़ आपके घर से स्टार्ट होती है. चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, वो बोला जाता है. सो इसको अगर आप चैरिटी नहीं तो आप इमोशनल हेल्थ की बात कर लें, वो आपके घर से स्टार्ट होगी. और रिलेशनशिप अगर आपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ये आप नेक्स्ट जनरेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो स्टिल ये भी आपके घर ही है जहाँ से आप ये सीख सकते हैं. अच्छा, खुद को जानना कितना इम्पोर्टेंट है, और आजकल क्या लोग खुद को जानते हैं या वो बस एक भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं? अपने अंदर की जो आवाज़ें हैं उनको सुनने की बजाय बाहर के शोर पर शायद हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है दिन ब दिन. मज़े की बात ये है हलीमा, सिंस कोरोना हैपेंड, हम सबको पता है कि
डिप्रेशन, हम सब पागल हो गए थे जब लॉकडाउन्स लगे थे कि कब हुकूमत खुलेंगे। खोलेगी चीज़ें एंड यू नो वी Exactly. कैन गो एंड जस्ट सिट आउटसाइड। हम लोगों को देख सकेंगे, बैठ सकेंगे, वो रश देख सकेंगे, यू नो वो स्ट्रीट्स की हजूम और वो सब। सो नाउ द नीड टू गो आउट एंड सोशलाइज वो इंक्रीज हो गई है। और इसके साथ साथ लोगों ने ये भी एनालिसिस, ये रिसर्चेस आई हैं कि लोग ज़्यादा टाइम अपने साथ गुजारने में कंफर्टेबल हो भी रहे हैं बिकॉज दे रियलाइज्ड कि दिस पेंडेमिक कैन हैपन अगैन। सो वी नीड टू नो कि हमने अगर पेंडेमिक दोबारा होता है तो हम अपने आप को किस तरह से सेन रख सकते हैं या अपनी मेंटल हेल्थ का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। सो मेरे जो इर्द गिर्द है हर कोई अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक्सेल करना चाहते हैं, अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ दोनों में, तो अपने आप को जानना इज़ द की से मुराद ये है कि अगर आपको अपने टैलेंट्स नहीं पता, अगर आपको अपनी ग्राउंडिंग नहीं पता कि यार मैं ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई कैन अचीव, और आप हम्बल नहीं है, सो यू कांट। आई मीन आई थिंक अगर आप जिस तरह यू गाइज आर लाइक रियली गुड कम्युनिकेटर्स राइट, सो आप यहाँ पर यू लैंडेड हियर होस्टिंग अ टीवी शो, अगर आपको अपना टैलेंट नहीं पता, यू नो बेशक आप पर्सनल लाइफ में इंट्रोवर्ट हो, इट डजंट मैटर, लेकिन दिस इज योर टैलेंट ना दैट यू कैन स्पीक टू पीपल। इसलिए सो इम्पॉर्टेंट दैट यू एनालाइज व्हाट यू आर गुड एट, ताकि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज उस तरह की ढूंढें। तो ये कैसे मालूम होगा कि आप राइट डायरेक्शन में हो जो भी आप काम कर रहे हो? व्हाट मेक्स यू हैप्पी? सिर्फ और सिर्फ यही वजह। आप देखें कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको खुशी मिल रही होती है लेकिन वो कहते हैं ना कि इकोनॉमिकल वाइज कुछ नहीं मिल रहा होता, तो अब वो भी तो एक लाइफ गुजारने का हिस्सा है, पार्ट है। आई नो पीपल हु रियलिटी पे हम डिस्कस करते हैं ना, वन व्हीलिंग करके भी तो लोगों को खुशी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप सही कह रहे हो। और मजे की बात ये, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। मस्जिद से जो जूतियां चुरा रहा है उसको भी तो खुशी मिल रही है। खुशी मिल रही है, बट मेरे ख्याल से हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि खुशी का मतलब ये नहीं है कि यू हर्टिंग समवन एल्स, आप किसी और को हर्ट कर रहे हो। अगर जूते चुरा के किसी बेचारा जो कि पता नहीं उसे कितने पैसे जोड़ के एक जूता लिया होगा, यू नो, और इट्स रॉन्ग ऑन एवरी लेवल। सो अगर आप मतलब खुश इस तरह से हो रहे हैं कि जी दूसरे को दुख देख के, फिर तो आप में कुछ मसला है और फिर आपको तो काउंसलिंग चाहिए। पुलिस वाला खड़ा है उसके सामने से वन व्हीलिंग करते हुए कोई गुजर गया, you know, and this is also because emotionally deprived, और जो लोगों को attention seeking की आदत होती है, हमारे इर्द गिर्द है वो। हाँ, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अटेंशन सीकिंग के ऊपर भी हमने आना है, लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का। जल्दी से देखें और वापस आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फ़ाइज़ा और आप देख रहे हैं द फिटनेस शो। आज का टॉपिक है ओबेसिटी के बारे में, ओवरवेट लोगों के बारे में जिनका बेली फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती चलूं कि बेली फैट को कम करने के लिए आप सिर्फ बेली पे फोकस नहीं करते, आपने क्रंचेस वगैरह नहीं करनी होती, क्योंकि स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट अ हेल्दी वे टू लूज़ फैट। आपने अगर वेट लॉस करना है तो आपने थ्रू आउट अपनी बॉडी के स्ट्रेंथ पे काम करना है। बात की जाए ओबेसिटी की, ओबेसिटी इज़ ए सीरियस इशू। इसके कॉजेज़ क्या हैं? जेनेटिक्स, मेडिकेशन, इनएक्टिविटी, ओवर ईटिंग, लोग खाना खाते हैं, एक्टिव नहीं रहते, वॉक नहीं करते, जिसकी वजह से उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। ओबेसिटी के साथ आपका हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट जो है वो टाइम टू टाइम वीक होना शुरू हो जाता है। आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ऑस्टियोआर्थराइटिस, बैक प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें ओबेसिटी के साथ साथ होती हैं। तो नाजरीन, इस सेगमेंट में हम आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आप अपनी बेली फैट को कम कर सकते हैं और डिफरेंट बीमारियों से बच सकते हैं। मेरे साथ है बीनिश हमें आज एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके दिखाएंगी ओबेसिटी के हवाले में। जैसे कि हमारा टॉपिक है ओवरवेट लोगों के बारे में। अब ओवरवेट में ये होता है कि जब आप ओवरवेट होते हैं तो यू कांट एंगेज, जंप्स आप नहीं कर सकते, आपने इतनी हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट आप नहीं कर पाओगे, जो कि आपकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करेगा और आपके मसल्स को इन्हांस करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलें तो इसमें आपने अपनी हिप्स को एंगेज करना है, अपने हिप जॉइंट को एंगेज करना है, आपने लेटरल रेज करना है। लेटरल रेज में आपने एक ही पोजीशन में स्टैंड स्टिल, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट, कीप योर चेस्ट अपराइट एंड यू हैव टू लिफ्ट योर लेग ऑल द वे अप। वेरी गुड, दिस वे, जैसे कि हमें बीनिश करके दिखा रही हैं।
आपने दोनों लेग्स को ऑल्टरनेट मूव करना है। अच्छा, साइड रेज के साथ आप और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड हिप रोटेशंस। आपने सर्कल्स बनाने हैं, स्मॉल सर्कल्स, जिसमें आपकी हिप की मोबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि अक्सर हिप की वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। जब आपकी हिप की मोबिलिटी कम होगी तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके बैक पे पड़ेगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ओवरवेट पीपल। इसमें ये होता है कि यू आर कैरिंग मोर लोड, जिसकी वजह से आपकी जॉइंट में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो एक्सरसाइजेस करने का ये एक बेनिफिट है कि आपकी बॉडी जो है वो ओपन अप होती है, आपके जॉइंट्स जो है वो ओपन अप होते हैं, आपके मसल्स जो हैं उनमें स्ट्रेंथ आती है, जिसकी वजह से आपको इंजरी के चांसेस कम होते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी वो है साइड बेंड। साइड बेंड में आप अपने साइड एब्स को इंगेज करते हो। इसमें आपने अपनी ब्रीदिंग को इंगेज करना होता है। एज यू गो डाउन यू हैव टू ब्रीद इन एंड एज यू कम अप एक्सहेल आउट। वेरी गुड। इसके भी आपने रेप्स करने हैं दोनों साइड पे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने अपने आर्म्स को मूव करते हुए यू हैव टू टच योर टो। इसमें जितना ज़्यादा आप इंगेज कर सकते हो अपने शोल्डर्स को, जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को ओपन अप कर सकते हो, आपने करना है फुल रेंज के साथ। वेरी गुड। इससे आपके कौन कौन से मसल टारगेट होते हैं? आपकी बैक टारगेट होती है, यूल फील द स्ट्रेच ऑन योर बैक ऑफ द थाई, और आपके एब्स इंगेज होते हैं। इसके जितने कंफर्टेबली आप कर सकते हो रेप्स आपने करने हैं। स्टिक टू 10, अगर आप 15-20 कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, क्रंचेज, जो कि आपके एब्स को टारगेट करती है, जो कि ख़वातीन की फेवरेट एक्सरसाइज है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, क्रंचेज। ख़वातीन की फेवरेट एक्सरसाइज है क्रंचेज, क्योंकि ये आपके एब्स को टारगेट करती है। ये आप एक्सरसाइज कहीं पे भी कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फ्रेश एयर होती है, आपको मज़ा भी आएगा एक्सरसाइज करते हुए। आप ये घर पे भी कर सकते हो, ऑफिस में भी कर सकते हैं। इट्स एन ईजी एक्सरसाइज। ऑल यू नीड इज़ अ मैट। इसके लिए आपने मैट पे आना होगा। थैंक यू बिनिश। अब इसी पोजीशन में होल्ड करते हुए आपने अपने शोल्डर्स को लिफ्ट करना है, बट नॉट टू मच। उसमें सिर्फ शोल्डर्स को इंगेज करते हुए और एब्स को स्क्वीज करना है। जैसे आप ऊपर आओगे यू हैव टू ब्रीथ आउट, वापस जाते हुए इनहेल। इसके आपने रेप्स तब तक करना है जब तक आपको बर्न फील ना हो, क्योंकि हमेशा व्हेन इट कम्स टू एब्स, या आप एब्स ट्रेन कर रहे हो या आप कैप्स ट्रेन कर रहे हो, इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप बर्न को फील करो। जहां आपको बर्न फील हो रहा है वहां से आपने 5 रेप्स और ऐड करने हैं, एंड दैट विल बी योर रेप्स, दैट विल बी योर सेट बेसिकली। अब हम चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। इसी पोजीशन में रह के आपने अपने एंकल को टच करना है दोनों तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी बैक को लिफ्ट नहीं करना, साइड टू साइड आपने बेंड करना है। इसी पोजीशन में रह के बिनिश आपने अपनी एंकल को टच करना है, जितना आप लेके जा सकते हो। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आपको फील होगी साइड एब्स में। वेरी गुड। और इसके साथ आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है। इसमें आप स्पीड भी इंगेज कर सकते हो। आप इसको हल्का सा स्पीड ऐड करें इसमें, हाँ फास्ट। वेरी गुड। मेक श्योर कि आप अपनी बैक को लिफ्ट नहीं करें और आप इस पोजीशन में ही ये एक्सरसाइज करनी है आपने। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेज। थैंक यू बिनिश, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया हमारे साथ। आपने ये घर में एक्सरसाइजेस करनी है। ओवरवेट में बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने पे फोकस करें। आपने एक्सरसाइज करनी ही करनी है। इससे आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी और आपकी मोबिलिटी जारी रहेगी। मोबिलिटी पे फोकस इसीलिए ज़्यादा कर रही हूँ मैं बार बार, क्योंकि हमेशा जब भी आप ज़्यादा लोड कैरी कर रहे होते हो, आपका जो बॉडी फैट है वो हमेशा आपको रिस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट से। तो आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं होना, आपने मूवमेंट करते रहना है। ये एक्सरसाइजेस के साथ साथ आप वॉक भी इंगेज कर सकते हो। डेली जितना आप कर सकते हो, 10 मिनट्स वॉक या 15 मिनट्स वॉक, आप पार्क में वॉक करें, खुली हवा में करें, आपको ज़्यादा बेहतर फील होगा और आप ज़्यादा अच्छा फील करोगे, आप फ्रेश फील करोगे। ओवरवेट में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, ये कॉम्प्लिकेशन आती है कि लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं। लेज़ी फील करने की वजह ही यही है कि आपके मसल्स जो है वो स्ट्रेंथनिंग नहीं होते, उनमें थ्रू आउट बहुत एक्सेसिव लोड पड़ा हुआ होता है। तो यू हैव टू एंगेज मूवमेंट, यू हैव टू कीप मूविंग। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट। चलते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन। तो आज का हमारा टॉपिक है कीटो डाइट। कीटो डाइट की काफ़ी हाइप चली थी कुछ अरसे पहले। कीटो डाइट में काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं जो मैं आपको आज क्लियर करूँगी। सबसे पहले कीटो डाइट होती क्या है? कीटो डाइट में आपने हाई फैट्स लेने होते हैं, मॉडरेट प्रोटीन होता है और लो कार्ब होता है। लो कार्ब्स क्यों होती है डाइट में? क्योंकि जब आपकी बॉडी लो कार्ब में होती है तो आपकी जो बॉडी में फैट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं कीटोन्स में, और फिर वही कीटोन्स जो है वो आप एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ होते हैं। तो अब होता ये है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि अच्छा कीटो डाइट में आपने लेस वेजीज एंड लेस फ्रूट्स खाने हैं क्योंकि इनमें कार्ब ज़्यादा होते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है। आपने कोई भी चीज़ कम नहीं खानी होती। लो कार्ब्स होते हैं, लेकिन जब आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक कम रखोगे तो उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप फैट ज़्यादा खा रहे हो। तो यू हैव टू टेक मॉडरेट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दूसरा जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि कीटो इज़ द बेस्ट डाइट। कोई भी डाइट आपके लिए बेस्ट नहीं होती। हर बंदे की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, हर बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को सूट करती है कीटो डाइट, कुछ लोगों को सूट नहीं करती। तो इट्स नॉट एन आइडियल डाइट फॉर एवरीवन। तीसरी बात ये है कि लोग कहते हैं कि कीटो डाइट में आपने प्रोटीन्स का इंटेक ज़्यादा करना है, विच इज़ रॉन्ग। प्रोटीन आपने ज़्यादा नहीं लेनी होती, आपने फैट ज़्यादा लेने होते हैं। आई होप ये जो टिप्स हैं आपके लिए हेल्पफुल हो। ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से एक और सुबह में आपको खुश आमदीद कहेंगे। रोमा, मुझे ये बताएं कि हलीमा की बात को मैं आगे लेकर चलूँगा कि अटेंशन सीकर्स जो होते हैं, ठीक है, ये एहसास कमतरी का शिकार होते हैं इस वजह से, यही वजह है? हाँ, बताएं इसके बारे वो में। इससे बिकॉज यू नो मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस करूँगी कि आपकी फैमिली लाइफ सब चीज़ें डिफाइन करती हैं आपकी ज़िंदगी में। सो अगर आप इफ़ द किड इज़ रेस्ड जो इमोशनली डिप्राइव है, अगर उसकी अम्मी बैठी पास सिर्फ फ़ोन इस्तेमाल कर रही हैं, अगर उसके फादर सारा दिन जॉब कर रहे हैं, यू नो, सो वो आके टाइम नहीं दे रहे, किड इज़ इमोशनली डिप्राइव, उसको नहीं पता टेंशन कैसे मिली है, बट ही विल डू समथिंग, ही विल स्क्रीम। वो घर में पूरा शोर शराबा करेगा ताकि मेरे अम्मी और अब्बू मेरे अटेंशन दें, लेकिन एंड ही लर्न्स दिस पैटर्न, और वो फिर रिलेशनशिप्स में भी जाता है और वो जॉब पे भी जाता है। एक और चीज़ भी होती है, कभी कभार कुछ बच्चों को इतनी अटेंशन दी जाती है, इतनी अटेंशन दी जाती कि जब है उनको वो नहीं मिलती, कि जब वो उनको नहीं मिलती, या वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जब वो थोड़े से साइडलाइन हो जाते हैं, उनका कोई और बहन भाई हो जाता है, तो वो उस चीज़ में भी उनको अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। मतलब देखे, वो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत कम प्यार मिलना, जो नजम बात कर रहे थे और आप जो बात कर रही हो, बहुत ज़्यादा प्यार मिलना, और वो जिस तरह हमारी माएँ, वो दे मेक अस थिंक कि पूरी दुनिया आपको प्यार करेगी, पूरी दुनिया अच्छी है, मेरा बच्चा चांद है, मेरा बच्चा चांद ही है, और वो बेशक चांद पे ग्रहण भी लगा हो, वो कहती है ये चांद ही है, यू नो। सो जब आप बाहर जाते हो, जॉब करते हो, तो यू फील लाइक यहाँ लोग मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे, मैं तो चांद हूँ, मुझे तो, मैं तो, यू नो, importance मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। सो हर चीज़ का जो एक्सेस है, आई थिंक हेल्दी पेरेंट्स, अगेन हेल्दी पेरेंट्स इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को एजुकेट करो। बाहर के मुल्कों में किताबें ऐसी आती हैं और अब लोगों में बहुत अवेयरनेस है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनके हु हैव किड्स एंड दे रीड अबाउट इट। अपने वो प्रेगनेंसी टाइम में भी दे रीड अबाउट इट, हाउ टू बी अ पेरेंट, एंड कुछ चीज़ें साइंटिफिकली व्हाट यू से लाइक प्रूवन है कि आपकी पेरेंटिंग की कुछ बेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं। सो यू गॉट टू नो कि यार अच्छा दिस इज़ हाउ आई नीड टू ट्रीट माई चाइल्ड। आप वो सेल्फ सूदिंग का भी कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आपका बच्चा रोता जा रहा है तो लेट देम सू देम सेल्फ। आई मीन गॉड फॉरबिड अगर उनका कोई मसला नहीं है, बट आप उनको खुद अपने आप को, वरना होता है ना पूरा खानदान उठा लेता है एक बच्चा, और उसको, और बच्चे को पता चल जाता है मैं रोऊंगा तो मेरा ये काम भी हो जाएगा, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हम हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, अब जो है हम बात करते हैं एहसास बर्तरी के बारे में। एक बंदा जो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि उसको सारी अटेंशन मिल रही है, ठीक है, घर से भी उसको पता है कि जी सब कुछ उसके लिए है, उसका पिछला फ्रेंड सर्कल भी उसको चढ़ा के रखा हुआ था उन्होंने, ठीक है। अब वो एक ऑफिस में गया है, अब एक वो ऑफिस में गया है, उससे लगता है कि मैं ही मैं हूँ, ठीक है, और मेरे करीब तमाम लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हैं, ठीक है। तो जो बात मैंने जहाँ से स्टार्ट की थी कि अटेंशन सीकर जो है वो एहसास से कमतरी का शिकार है, या अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो एहसास से बरतरी का शिकार है। हाँ
हम सब किसी ना किसी को जानते हैं जो ऐसे ऐसे हैं entitled और लोग हम हैं। उनसे कनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। कनेक्ट कर रहे हैं। यू सी दिस इज अगेन जो बात हम शुरू से सारी बात करते आ रहे हैं कि अगर आप इमोशनली डिप्राइव हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने एक बबल बना लेते हैं। उस बबल में आप ही आप हैं और तो कोई है नहीं। सो जब आप कहीं जाते हैं, आप तैयार होते हैं या आप किसी जगह पे भी हैं, तो आप यू थिंक दैट यू आर समथिंग। व्हेन यू कम समवेयर लाइक आप किसी जॉब में किसी जा रहे हैं, यू वांट टू बी ट्रीटेड राइट। मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिला, ससुराल की बात लोग अक्सर करते हैं। यू नो यू गो टू योर क्या आपने मेरी तो पॉइंट आउट की? क्योंकि अभी आपका मैं आपको पहले कह रही हूँ, सीख ले थोड़ा। यू नो यू गो टू योर इन-लॉज एंड आप ये सोचते हैं कि यार मैं बैठा था तो किसी ने आके मुझसे पूछा नहीं जी, चाय नहीं पूछी, ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। दैट्स बिकॉज अगेन आपकी फैमिली में आपने वो देखा है अपने पेरेंट्स में से किसी को करते हुए, और आपको लगता है कि दिस इज द वे, दिस इज नॉर्मल, हाँ, बट ऐसे- दिस ऐसे ही लुक्स होना सो बैड। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये इतना बुरा लगता है। लोग जो नॉर्मल दिमाग से हैं वो जब ऐसे किसी को देखते हैं ना, तो वो कहते हैं यार इसको अगली दफा नहीं बुलाना। अच्छा, अब मुझे बताएं, थोड़े से हम लोग ना शेर व शायरी से भी रिलेट करते हैं। ओह खूबसूरत बात कर दी। अब हज़रत इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर कहा कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। गहरी बात है ना। अब मैं आपकी इस बात से रिलेट करूं, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपने लिए कुछ कर, तो वो अपने लिए सर्कल, अपना वो बबल शेल्टर जो है वो क्यों नहीं बनाएगा? और इस शेर को कैसे हम रिलेट करेंगे जो ये सुनेगा? और फिर हम लोग उस तरफ भी आगे चलते हैं कि सेल्फ लव, खुद पसंदी और खुदी में क्या फ़र्क है। ये सी नजम, ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, और जो ये पोएट हैं और दीज क्रिएटिव पीपल, ये बहुत इंट्रोवर्ट से होते हैं। यू नो ये ऐसे होते हैं कि इनके दिल बहुत साफ होते हैं, एंड व्हेन दे टॉक अबाउट इट, सो ऑन अ लार्जर स्केल दे टॉक अबाउट सोसाइटी, कि तुम अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय ना करो या अपनी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय ना करो, अपनी वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय ना करो। तो जब आप इसका डीपर कॉन्टेक्स्ट इन पोइट्स का देखते हैं ना, सो ये कुछ ना कुछ माशरे के मसलों को लेकर ये फिर बात कर रहे होते हैं। सो कहने का मकसद है कि वो कहते हैं ना कि लव योर नेबर एज योर सेल्फ, लाइक आप उनको उस तरह से ट्रीट भी करें अपने पड़ोसी को जिस तरह से आप अपने आप को कर रहे हैं। सो उनके कहने का भी मोर और लेस यही बात है कि अगर इफ़ यू वांट टू ट्रीट योर सेल्फ, आप अपने आप को नहीं हार्म करना चाहते, आप अपने आप को नहीं हर्ट कर सकते, तो ट्राई, द बिगर कॉन्सेप्ट इज डोंट ट्राई टू गो आउट एंड सीक हार्म और लोगों को हर्ट किया जाए। सो द पॉइंट इज इफ़ यू नो योर सेल्फ कि रोमा या हलीमा या नजम, हम नहीं चाहते कि हमें कोई इंसल्ट करे या हमसे कोई बुरी बात करे या बुरी से ट्रीट करे। सो हमें ये नॉलेज और ये एजुकेशन है कि हमने किसी को भी ऐसे ट्रीट नहीं करना, यू नो। सो इट्स दैट। अच्छा, मेंटल हेल्थ में ये चीज़ें, आपकी हॉबीज़ मैं कहूँगी, ये कितना हेल्प करती हैं आपको बीइंग अ बेटर पर्सन? जैसे पोइट्री करना या रीडिंग करना या पेंटिंग करना या म्यूज़िक सुनना, या आपकी ऐसी हॉबीज़ हैं जो आपको मेरे ख्याल से सूदिंग चीज़। इट्स कॉल्ड सेल्फ थेरेपी, एंड मैं तो कहती हूँ इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट in any way, even if you are married, it's so important कि हम अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यस पाकिस्तान में चीज़ें बहुत महंगी हैं, स्विमिंग पे नहीं आप भिजवा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आई नो एवरीथिंग, क्योंकि आई हैव नीसेज नेफ्यूज़, आई डोंट हैव किड्स, पर मुझे पता है कि सब चीज़ें बहुत महंगी है जी। आपके हॉर्स राइडिंग पे अब इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, क्लब्स नहीं है, कहाँ जाके ढूंढोगे आप? You can start from home. I know one of my friend what she does it कि वो अपने घर में ही ना वो पेंट लेकर, तो वो अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करती है, वो खुद भी पेंटिंग करती है, you know, और वो कहती है दिस इज़ मी टाइम। सो व्हेन हर किड्स गो टू स्कूल, वो आराम से बैठ के पेंटिंग कर रही है। सो व्हाट यू आर सेइंग इट्स सो इम्पॉर्टेंट, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। अगर आपकी शादी हो गई है या आपके बच्चे हैं या ये है वो है, आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा कि आप अपने ऊपर काम ना करें। अगर आप हमारे वेलनेस कोच होते हैं जो आपके यू नो आपकी डाइट प्लान और यू नो ट्रेनिंग पे काम कर रहे होते हैं, और लोग बड़े इस चीज़ को एज अ थेरेपी यूज़ करते हैं कि अगर आप डिप्रेशन से किसी चीज़ से भी वो कर रहे हो, तो कहते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं वी फील गुड, जब हम पेंटिंग करते हैं तो हम अच्छा फील करते हो। जो हम पोइट्स की बात कर रहे थे, दीज पीपल, उनकी स्केप ही होती है कमरे में बैठना और यू नो पोइट्री करना अकेले और अपने ख्याल में डूबे रहने से।
कितना मजा आता है. I don't know if you guys know this, but I think we all need that space. It's ठीक हो healthy. गया. अब उस and बात normal. की तरफ आते हैं जो मैंने आपसे शो से पहले पूछी थी, खुद पसंदी. ये क्या चीज़ है? देखिए, it's अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? again, like we said, anything, कोई भी सोच आपकी, कोई भी एक्शन जिससे आप किसी को दुख दे रहे हैं, वो हर लिहाज से गलत है. अगर आप ये सोच रहे हैं, आप हस्बैंड एंड की वाइफ है, आप लोग आप ये किसी एक्सपीरियंस को करेंगे. आप एक इंटरव्यूअर हैं, आपको आपके वो अकॉर्डिंगली बंदा पसंद नहीं आया तो आपने उसे जॉब के लिए रिजेक्ट किया, ठीक है, तो हर्ट तो वो भी हुआ. तो सिचुएशन टू सिचुएशन ये वैरी तो But करती है ना चीजें. you see, like that person was not the right fit. So the rather than लेकिन वो taking खुद पसंदी की किस्म ना हुई, वो नहीं उस खुद जॉब पसंद के की बात लिए नहीं, उन्होंने हाँ, बोला कोई मुझे भी ऐसा hurt- काम hurt करते हैं ना. जिसमें आप किसी को हर्ट करते हैं. हर्ट कर. द पॉइंट वाज के नजम, अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिली ना, तो इसका मतलब है मेरे टेक्निकल स्किल्स या मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स या व्हाटएवर स्किल्स जो उस टाइटल के लिए वो नहीं नेसेसरी. सो आई विल फाइंड दैट कंपनी जहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है. पर वहाँ पे मैं बजाय इसको कि ये सोचूँ हाँ मेरा इंटरव्यू, आई कैन टेक अनदर अप्रोच कि नो, आई नीड टू फाइंड आउट कि यार इस कंपनी में क्या क्या चीज़ें चाहिए, और आई वर्क एंड आई डू रिसर्च ऑन इट. व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, जब मैं हायर करती थी लोगों को, तो मेरा फोकस ये होता था कि यार ये लॉन्ग टर्म ये बंदा सही चलेगा या नहीं एंड इसका अगर वो नहीं था और उसकी मुझे पर्सनैलिटी नहीं पसंद आती थी, टेक्निकल स्किल्स तो हर कोई सीख लेता है. सो आई वुड से लाइक दिस इज ठीक नॉट हो अ गया, राइट ठीक, फिट, यू नो. ठीक. पर हम बात कर रहे थे खुद पसंदी. सेल्फ लव. अगेन इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अगर आपको अपना आप बहुत खूबसूरत लगता है या आपको अपना आप बहुत पसंद है, लेकिन बट व्हेन इट्स अफेक्टिंग अनदर पर्सन, आप ये सोचते हैं कि मैं आपको क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा एग्जांपल देना आसान है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं एंड अ वाइफ थिंक्स शी इज सो प्रिटी, ओ मैं बहुत खूबसूरत हूँ और ये मेरा मियाँ मेरे पीछे पीछे, हाँ, यू नो, इट्स गोना रूइन योर रिलेशनशिप. क्योंकि इधर खुद परस्ती रिलेशनशिप तब बनता है जब दोनों साइड्स गिव एंड टेक देयर, व्हेन यू हम्बल. अच्छा, इसमें डिफरेंस है ना खुद पसंदी और खुद परस्ती में भी. हाँ, बहुत डिफरेंस है. बहुत डिफरेंस है. खुद पसंदी. देखो मैं कहती हूँ कि सेल्फ अपने आप से मोहब्बत करना और अपने आप को पूजना ऑब्वियसली दो डिफरेंट चीजें. अच्छा, मैं एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है ये कि जो सेल्फ लव है ना, ये हम लोग यहीं से अगर स्टार्ट करें, ब्रेक की तरफ भी हम बिल्कुल, लोगों ने बिल्कुल. जाना है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, फिर वहां से बात और आगे निकलती जाएगी. तो ब्रेक यहीं पे लगा लेते हैं और सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहें. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम पर्सनल ग्रूमिंग. व्यूअर्स, हम आपको बेस और आई मेकअप और सारा फुल मेकअप, पार्टी मेकअप का दिखा चुके हैं, और आज हमारे सेगमेंट में हम आपको हेयर डू करके दिखाएंगे. आपको पता है जब तक बाल ना बन जाएं आपका मेकअप किसी भी वो उसकी वैल्यू नहीं बनती है. ब्राइड हो चाहे पार्टी मेकअप हो, चाहे आप रूटीन में कहीं जा रहे हैं, हेयर डू आपका प्रॉपर होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. तो हमारे लास्ट प्रोग्राम में हमने हमारी इसी मॉडल पे आपको प्रॉपरली बेस करनी भी बताई, प्रॉपरली कॉन्टोर हाईलाइट करना बताया. आज हम आपको बताएंगे कि सिंपल सा हेयर डू करके आप बड़ा अच्छा फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, और इसी मेकअप लुक एंड हेयर स्टाइलिंग के साथ आप शादी पे भी जा सकते हैं, और इसी मेकअप और हेयर स्टाइलिंग को थोड़ा सा कम लाउडर करके आप कोई नॉर्मल बर्थडे पार्टी भी अटेंड कर सकते हैं. जैसे लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि कलर सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप पार्टी मेकअप करते हैं या कोई भी मेकअप करते हैं. तरीका टेक्निक्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं, जस्ट कलर का सिलेक्शन एंड आपके ड्रेस का सिलेक्शन, वो सब मिलके आपकी फंक्शन के अकॉर्डिंगली एक लुक को क्रिएट करते हैं. हमारी मॉडल को आपने देखा, हमने इनका बेस भी किया. आई मेकअप आप देख रहे होंगे, इनका लिपस्टिक हमने इनकी ग्लॉसी लगाई है फेस पे. ओवरऑल हमने ग्लॉसी लुक दी है, बट बहुत ज़्यादा नहीं दी है. आई मेकअप भी आप देख रहे होंगे कि हमने इनको कॉर्डर थोड़ा आई बॉल पे शिमरी कलर दिया. और ये मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको रिवाइज़ हो जाएगा, याद आ जाएगा जो हमने लास्ट प्रोग्राम्स में किया है, तो कि किस तरह से हमने इनका मेकअप किया था. अब मेकअप तो हो गया हमारा कंप्लीट, अब हम इनका हेयर डू करेंगे. व्यूअर्स, इनके बाल आप देख रहे होंगे हमने थोड़ा आयरन कर्ल्स करके अभी रखे हैं, क्योंकि इतना टाइम हमारे प्रोग्राम में नहीं होता कि हम हर चीज़ आपको बताएं, बट हम आपको बेसिक चीज़ें बता देंगे ताकि आप आराम से अपना हेयर डू कर सकें. हेयर डू अपना करना ऑल्दो थोड़ा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है. बहुत लोग जो करते रहते हैं उनके लिए बड़ा इजी होता है. और प्रैक्टिस हमारे ये जो सैलून का काम है या स्टाइलिंग या कोई भी काम आप देख लें, उसमें जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपको करना मुश्किल लगता है. और प्रैक्टिस कब होती है? जब आप रेगुलर करते रहते हैं. जब भी आप हेयर डू करेंगे पहली दफ़ा में आपको मुश्किल लगेगा, बट जब रेगुलर 1-2 दफ़ा करते रहेंगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं है. कोई साइंस इसके अंदर नहीं है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है.
अब देखिए यहाँ पे, अब आप इनका फेस देख रहे होंगे, इस फेस पे हम थोड़ा सा इनको यहाँ इस एरिया में, इसको क्राउन एरिया बोलते हैं, हम इस क्राउन एरिया में थोड़ी सी हाइट देंगे। अब हाइट देने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो बैक कॉमिंग होती है, एक हमारे पास बैक कॉमिंग पैड्स बने हुए मिलते हैं, हम वो रख लेते हैं तो उससे बड़ी अच्छी सी हाइट आपको मिल जाती है। अब प्रॉब्लम अक्सर लोगों को ये होती है कि बैक कॉमिंग करना नहीं चाहते, या उनको लगता है कि बाल उससे डैमेज होते हैं, और करनी भी नहीं आती कई दफ़ा, और ख़ुद से करनी भी मुश्किल होती है। बट हम आपको दोनों तरीके बता देंगे, कुछ एक पार्टीशन पे हम बैक कॉमिंग भी कर देंगे और एक पार्टीशन पे आपको हम बैक कॉमिंग पैड रख के भी दिखा देंगे, तो आपको जो इजी लगे घर पे आप आराम से कर सकते हैं। ये व्यूअर्स बैक कॉमिंग पैड है जो कि हमने अभी इनके बालों पे हम लगाएंगे, और लगाने के बाद आप देखिएगा अगर थोड़ा इसकी हाइट के साथ इनके फेस की लुक कितनी चेंज होगी। ये आप करें ज़रा, आप इसको तरीके को देखिएगा कि किस तरीके से हम लगाएंगे। आपने एक क्राउन एरिया पे पार्टीशन एक उठानी है, ठीक है, उसके अंदर आपने इसको लपेटना है, एंड देन इसको फोल्ड करते हुए आपने इस क्राउन एरिया पे लाके इसको रोक देना है, और फिर पिन्स के साथ आपने सारे बालों को इसको आपने सारा कवर करके, ताकि आपकी जो नीचे आप नेट हो रहे हो जहाँ जो पैड लगाया हुआ है वो नज़र ना आए। पिन्स आप जो आम बॉबी पिन्स होती हैं वो यूज़ करेंगे ताकि इसकी ग्रिप सही रहे, अदरवाइज़ ये आपका हिलता रहेगा, आपको फंक्शन के दौरान तंग करता रहेगा और आप फिर रिलैक्स फील नहीं करेंगे। इसको आप हल्का सा बैक कॉमिंग करें। ये देखिए, आप हमने जो हेयर स्टाइल बनाते हुए देखा है, साइड मांग इनकी की है, फ्रंट से इनका फ्लिक हमने छोड़ा है, एंड क्राउन एरिया को हम हाइट दे रहे हैं। एक पार्टीशन पे हमने पैड रखा, यहाँ पे हमने बैक कॉमिंग की है इनकी हल्की सी। अब बैक कॉमिंग करते हुए आप देखें कि किस तरीके से हम, बहुत इजी है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं होता। आपने बालों को पकड़ना है स्ट्रेट, ठीक है, और उसके बाद ये टेल कॉम लेके, तो इसके साथ आपने थोड़ा थोड़ा बालों को नीचे प्रेस करते जाना है, तो वो आपकी अच्छी हाइट बन जाती है। और साथ ही आपने स्प्रे कर देना है इस हिस्से पे, स्प्रे से ये होगा कि आपको अच्छी ग्रिप मिलती है। आजकल वो ट्रेंड्स तो है नहीं, वो जो पुराने ज़माने में होते थे, सही बहुत ज़्यादा ऐसे फिक्स और हाइट वाली लुक होती थी। आजकल वो चीज़ नहीं चलती है, हाइट ज़रूर चल रही है बट ज़्यादा स्प्रे वाली लुक और बहुत ज़्यादा ऐसी स्टिफ लुक नहीं चल रही। तो अभी हम बैक कॉमिंग इनकी और पैड भी हमने रखा है, बट हम इनको देंगे इस तरह से लुक कि वो बिल्कुल नेचुरल लुक लगेगी, वो ऐसे फील नहीं होगा कि कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ इनके सर में पड़ी हुई है। और इन्हीं के बालों को लेते हुए हम सेटिंग करते जाएंगे। जी, अब हमने इनकी हाइट दे दी है, आप देख रहे होंगे कि ये हाइट से इनका फेस एकदम से थोड़ा लंबा भी लगेगा, उस तरह से एक जो छोटा फेस था इसका, उससे इनका काफ़ी फ़र्क पड़ गया हाइट देने से। और अभी फ्रंट वाले बाल को हम आपको एक लेट आयरन करके दिखाएंगे कि घर में आप आयरन कर किस तरह से कर सकते हैं। आपने बाल एक जो स्टैंड इजीली आप हैंडल कर सकते हैं उतना स्टैंड उठाएं। ऑब्वियसली बहुत बड़ा स्टैंड तो आप लेंगे भी नहीं, बिकॉज आपको सारे बालों को जब आयरन करना है तो उसमें अच्छी लुक भी नहीं आती है बहुत बड़ा स्टैंड लेने से। इतना स्टैंड लें आप जितना आपका कर्ल भी अच्छा है और जितना आप इजीली हैंडल कर सकें। स्मॉल पार्टीशन लेके आपने आयरन को इस तरीके से लपेटना है उस लट के ऊपर, एंड देन थोड़ी देर बाद आप जब इसे छोड़ेंगे तो ये देखिए कितना अच्छा सा और नीट सा कर्ल आ गया। अभी दोबारा हम एक और करके दिखाते हैं आपको, स्ट्रेट करके देन आप इसको राउंड में लेके आएंगे बालों को, एंड देन इसको छोड़ेंगे और हार्डली आई थिंक 30 सेकंड भी नहीं लगते हैं आपका एक स्ट्रैंड को कर्ल करने में। अब हम इनका फ्रंट नीट करके और आपको इनकी कंप्लीट लुक दिखाएंगे। मेकअप एंड स्टाइलिंग इंसान को कितना बदल देती है ये तो जब आप करते हैं मेकअप तो आपको आइडिया होता है। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं माशाल्लाह से शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी आफ्टर मेकअप एंड स्टाइलिंग, एंड मेकअप एंड स्टाइलिंग टोटली आपको चेंज कर देती है और इसीलिए हर कोई चाहता है कि जब भी किसी फंक्शन में जाए तो अच्छी सी स्टाइलिंग हो, अच्छा सा मेकअप हो और ड्रेस तो ऑब्वियसली अच्छा होता ही है। अक्सर लोग ले लेते हैं ड्रेस, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि ड्रेस अच्छा लेते हैं बट मेकअप एंड स्टाइलिंग पे फोकस नहीं करते। तो मैं आपको कहूँगी कि इसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखें
आपकी कंप्लीट लुक तभी आती है जब आपका ड्रेस, आपकी ज्वेलरी, आपका मेकअप, आपके बाल सब कुछ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपने पूरे 3 एपिसोड्स देखे हैं हमारे पार्टी मेकअप के। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम नई टिप्स के साथ दोबारा आएंगे। हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी वेलकम बैक टू द शो। पहले मेरे ख्याल से हम नजम वाली बात ही करते हैं और उसके बाद हम इनसे ये भी पूछेंगे कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में क्या फ़र्क है। तो ठीक पहले है। आप नजम वाली बात का जवाब दें। अच्छा नजम, जो मैं बात कर रही थी वो मैं ये कह रही थी कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। व्हेन यू टॉक अबाउट सेल्फ लव, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट गॉड हैज़ मेड यू, मतलब खुदा ने आपको बहुत यूनिक बनाया है एंड ये उसकी क्रिएशन है। सो यू हैव टू लव योरसेल्फ। अगर उसने आपको इस दुनिया में भेजा है, बाय द वे दिस इज रिसर्च, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग बोर्न आर 1 in trillion, Yes. 1.4 trillion or something. Yes. So कितने सारे लोग और आ सकते थे, but God has sent you. बिल्कुल। That means कि आप भी important हैं। So आप भी there is a important special हैं। purpose. There is a purpose. There is a reason God has sent you. वो हमें जिंदगी में जब आप खुद वो जो टाइम आप अपने साथ स्पेंड करते हैं ना, तब आपको पता लग जाता है कि यार ये था इन सब चीज़ों का, इसलिए आज मैं यहाँ मकसद ये बैठा हूँ। इसलिए सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट। वो इस वजह से बिकॉज इट मेक्स यू हम्बल, इट मेक्स यू थिंक कि आपके तो खुद कंट्रोल में कुछ है नहीं। अभी मैं यहाँ पर आई हूँ सुबह, ये खुदा की एक ब्लेसिंग है कि इज गिवन मी लाइफ एंड आई नीड टू लव एंड प्रोटेक्ट दिस सेल्फ, बजाय इसके कि इसको मोलेस्ट कर रहे हैं आप अपने आप को ड्रग्स में या किसी चीज़ में। सो मैं अपने जो भी क्लाइंट्स होते हैं, आई इनकरेज देम, डोंट टेक योर सेल्फ फॉर ग्रांटेड। आई नो पीपल हु डोंट हैव you know limbs like arms, और बड़े famous वो bloggers भी हैं और internationally who doesn't have all these things जो हमारे पास हैं, और we should be thankful. So self love is important. और अगर आप उस self love को इस तरह से लेते हैं, I'm better than Najam and Halima, then you will see the consequences. अभी नहीं अच्छा, तो मतलब later. आपके कहने का मतलब ये कि सेल्फ लव जो है वो आपको स्ट्रांग बनाता है कि आप एक मुकम्मल इंसान हैं, और अगर आप पे कोई तनकीद करे भी तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप अंदर से क्या लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी ना। आप एक जगह पे हैं जहां पर आपकी ये जॉब है, आपको रेट किया जाना है, ठीक है? तो आप उस रेटिंग के अकॉर्डिंगली काम करोगे ना, और आप ये कंपैरिजन 100% करोगे कि यार ये बंदा ठीक है, इनसे मैं इन लिहाज में अच्छा हूँ। अगेन आपको जब कोई सेलेक्ट करेगा, अगर कोई आपसे ये बात पूछ ले कि यू आर डिफरेंट, यू थिंक यू आर डिफरेंट, हाउ आप एक्सप्लेन करें। सो ये हमारी वाली बात हो गई ना, कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि यू आर यूनिक, शी इज़ यूनिक और मैं भी यूनिक हूँ। तो जो चीज़ मैं टेबल पे लेकर आ रही हूँ, हलीमा के स्किल्स फ़र्क हैं, नजम के स्किल्स फ़र्क हैं। द थिंग इज़ दैट आई नीड टू अप्रिशिएट, और मुझे शुक्र करना चाहिए दैट दिस इज़ हु आई एम, और आई कैन इम्प्रूव दैट। और जो मेरा कंपैटिटर है, फॉर इंस्टेंस लाइफ कोचिंग में, अच्छा वो ये ऑफर करते हो, मैं ये ऑफर करती हूँ, दिस इज व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, बट दैट्स नॉट इन अ दैट्स विद अ हम्बल हार्ट। आप ये चीज़ें ना टेस्टेड हैं, आई हैव सीन इट एंड आई हैव सीन पीपल हु हैव मेड इट इन देयर लाइफ, दे आर द मोस्ट हम्बल, दे ड्रेस अप सो सिंपल। उनको हमारी तरह हर टाइम इतना बिल्कुल अपने आप को सज के नहीं बैठने की ज़रूरत, बिकॉज व्हेन दे स्पीक दे नो वेयर दे कमिंग फ्रॉम, व्हाट दे आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, you know. So that's why self love is important, but if it makes you arrogant, और अगर आप अपने आप को गरूर और उस की तरफ जा रहे हैं, बजाय इसके कि इस कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं कि मेरे कंट्रोल में तो कुछ नहीं है ना, खुदा ने अगर ये पेरेंट्स दी भी है या ये टैलेंट भी दिया है, तो ये उसने दिया है। He मैं can take कुछ it ऐसा any पहले day. एक इंटरव्यू पढ़ी थी एप्पल के जो सीईओ हैं उनका, तो लोगों ने उनसे पूछा हुआ था कि यू ऑलवेज वेयर ब्लैक शर्ट एंड ब्लू जीन्स, तो उनकी पूरी वार्डरोब में यही था। तो ही सेड कि मेरे पास ये टाइम नहीं है ये सोचने का कि मैंने क्या पहनना है, तो इट्स वेरी इजी कि मेरे पास सब वही शर्टें हैं, सब वही पैंटें हैं, तो मैं कोई भी निकाल के पहन लेता हूँ। अब बात अगेन प्रायोरिटीज़ की है, जहाँ से हमने शुरू भी किया था कि इफ़ समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, कि
इफ़ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, आप चाह रहे हो कि यार मैं अपनी फैमिली लाइफ में, मैं अपनी किसी रिश्तेदार की ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर दूं, या आप अपने पार्टनर के लिए कुछ बेहतर कर दूं, ये मेरे लिए प्रायोरिटी है। और कुछ लोगों के लिए, जो आप सेल्फ लव की बात कर रहे थे, वो इस तरह से सोचते हैं कि मेरे लिए अपने ब्रांडेड कपड़े पहनना, खूबसूरत लगना, दिस इज सेल्फ लव। बट सेल्फ लव इज दिस रियलाइजिंग दैट एवरी इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट। मेरा जो पड़ोसी है उसको भी खुदा ने उतने ही आंखें और उतना ही सब कुछ दिया हुआ है, और यू नो दैट नीड्स टू बी लव्ड। बाकी अब सेकंड बात, अच्छा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ आते हैं कि कभी कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करते भी हैं तो वो आपकी अपनी बेहतरी के लिए होता है। जैसे अगर नजम मुझे कहे कि हनीमा तुम अपने अंदर ये बेहतर कर लो, तो मुझे पता है कि वो मेरे अंदर बेहतर करना चाहता है या मैं उसे कहूँ। लेकिन कभी कभार कुछ लोग आपको ऐसे बताते हैं आपके अंदर की कोई चीज़ कि आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो शटर होकर रह जाती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और उसे कैसे टैकल किया जा सकता है? देखिए, एक बड़ी फेमस कोट है, आप लोगों को भी पता होगा और इस ये बारे में। दूसरी वाली बात वाले भी जो है ना, बाद में ये जता रहे होते हैं कि हमने तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बात की। भलाई के लिए बात की थी। देखें, कहते हैं कि अगर आप, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, देन यू आर इन द रॉन्ग, सिटिंग इन अ रॉन्ग रूम। ओके, ठीक है? सो हमेशा, अगेन, इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट यू आर हम्बल। बट मेरा बिल्कुल इख्तिलाफ है उन लोगों से जो बेवजह आके क्रिटिसिज्म दे देते हैं। हम सब अपने आप को महान समझते हैं। नजम नोज वट ही, वो किस तरह से, वो क्या ड्रेसअप करेंगे, ही लुक गुड, या उनको किस तरह से प्रेजेंट करना है। क्रिटिसिज्म प्लीज, आई बेग, सिर्फ तब दे जब कोई पूछे आपसे। जब कोई पूछे, व्हेन यू गो एंड यू आस्क योर बॉस हाउ कैन आई इम्प्रूव इट, बिकॉज आप में लर्निंग की वो है, एंड दैट मीन्स यू आर ओपन टू इट। अगर आप कोई बैठा हुआ है, वो अपने आप को समझ रहे हैं आई हैव डन समथिंग गुड, एंड आपका उसमें कोई लेना देना नहीं है, बट जस्ट आप अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हो कि यू आर बेटर देन हिम और हर, एंड देन यू कम एंड क्रिटिसाइज, you ruin that person's personality। आप बच्चों की जिंदगियां डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेरी दोनों बहनें डॉक्टर हैं, मैं नहीं हूँ। माई डैड अंडरस्टूड इट कि रोमा वॉज डिफरेंट। उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया बाय सेइंग तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, तुम्हारा दिमाग इतना तेज क्यों नहीं है, और खून है हमारे फैमिली में नर्सेज का और डॉक्टर्स का। द पॉइंट इज यू गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जहाँ पे ज़रूरत है। अदरवाइज हम सब इतने स्मार्ट है कि हमें पता है हमारे लिए क्या बेहतर है। बिल्कुल, वी डोंट नीड एडवाइसेस फ्रॉम एवरीवन, यू डोंट नीड लाइफ कोच। अब हम सबको पता होता है कि हमारी वीकनेसेस क्या है। आप अकेले कमरे में थोड़ा टाइम स्पेंड करें और आप डीप डाउन सोचें, आपको खुद पता चल जाएगा दीज आर द थिंग्स आई नीड टू इम्प्रूव। वेदर एज अ आपको अपने स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है या कोई और स्किल्स लेने हैं, तो वो हम सबको पता होता है। आपका इनर विजडम, गॉड हैज़ मेड अस दिस स्मार्ट कि अगर आप थोड़ा सा ना दिमाग खोलें ना, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये मैं करूं तो मैं ठीक हूँ। यू डोंट लेकिन नीड इस तरह की बड़ी मशहूर कुछ सेइंग्स हैं कि जी खुद सीख जाए वरना जमाना तो सिखा ही देगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये That's a सबके harder लिए, way to learn, हाँ, no? एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम खुद ही सीख जाएं कि हमें क्या क्या बेहतर करने जिस की कमरे जरूरत है। में आपकी इज्जत नहीं है, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, तो आप क्यों जाओ उधर? बेशक। why even think about sitting there जहाँ पे आप वेलकम नहीं हो। सो अगर आपको कहीं पे आपकी पसंद से नहीं ट्रीट किया जा रहा, डोंट गो देयर। रादर आप वहाँ जाएं। और हम क्या करते हैं, हम जाते भी हैं, हम नोट भी करते हैं, और फिर हम अपने घर आके उसने मुझे पूछा ही नहीं, उसने मुझे पूछा ही नहीं। अरे भाई आप मत जाओ वहाँ पे, आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करो। देखिए मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि कोई भी, और ये बड़ी अच्छी उनकी बात है कि वो मुझे कहते हैं कि कोई भी मसला ऐसा नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं हो। मुश्किल सोल्यूशन हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि इसका सोल्यूशन नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें ना मसले और सोल्यूशन के साथ ही बना के भेजा है। सो अगर वो हम नहीं सोल्यूशन निकाल पाते तो वो कोई बिजनेसमैन बना लेता और वो उससे मिलियन बिलियन निकाल लेता। इसी तरह इट्स ऑल अबाउट आइडिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इतनी जिंदगियों की कहानियां पढ़ी हैं, ठीक, तो क्या बेस्ट केस जो था आपके पास अभी तक आया, हम लोग नाम वगैरह मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन एक जस्ट ना माहौल को भी ज़रा लाइट करने के लिए और ये पता चले कि किस किस के मुश्किल किस्म के केसेस आपके पास आते हैं। मैंने जिससे शुरू में भी बताया था कि ज़्यादातर लेडीज़ और वुमेन जो है विद मैरिटल प्रॉब्लम्स और इस तरह के मसलों के साथ ज़्यादा आई थी, विद ओन आपकी कॉन्फिडेंस से रिलेटेड। पर मैंने जो सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि वुमेन को खुदा ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, इतना रिजिलियंट कि आई गेट इंस्पायर्ड। मेरी यूजुअली जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो ऑन कॉल होती हैं, और अगर कोई अपनी ऐसी स्टोरी बता रहा है, सो आई डोंट शो इट टू देम लाइक प्रोफेशनली कि जी मैं भी रो रही हूँ और वो भी रो रहे हैं। सो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ ऑन म्यूट एंड यू नो, अगर वीडियो कॉल नहीं है, एंड
क्योंकि ज़ाहिर है ऑब्वियसली आई एम अ वुमेन, आई हैव बीन थ्रू सो मच, तो मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ अगर किसी और का मसला है। बट जो स्टोरीज मेरे सामने आती हैं सामने, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर किसी का एक केस है, उन्होंने घर में बहुत ज़्यादा प्रेशर्स थे, उनके हस्बैंड भी अब्यूसिव थे एंड ही वाज वेरी एजुकेटेड, आई डोंट वांट टू मेंशन हियर बट फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, एंड शी वाज अ डॉक्टर हरसेल्फ। वो जो पाकिस्तान में कल्चर नहीं है कि डॉक्टर है लेकिन घर में बिठा दिया, बिल्कुल। दैट्स समथिंग लाइक दैट हैपेंड टू हर। बट आफ्टर one session she decided, I told her, your way is to stand up on your own feet, because आप जितना ज़्यादा दबते जाएंगे आपको लोग उतना दबाते प्रेशराइज जाएंगे। करते जाएंगे। You stand and you rise and you lift your chin up. और उन्होंने ऐसे ही किया। नाउ शी इज़ एक्चुअली, उन्होंने कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिया और शी गॉट क्लियर, शी वाज वेरी स्मार्ट एंड शी हैज़ अ सन, डॉटर, तो वो भी माशाल्लाह से शी इज़ डूइंग वेल। सो दैट्स समथिंग जो दैट स्टूड आउट टू मी, कि इतनी डिप्रेस्ड, इन लॉस के प्रेशर, हस्बैंड की तरफ से अब्यूसिव रिलेशनशिप, बट अमेजिंग वुमेन। आई hats off कहते हैं, hats off to them, because I mean I think they are the example for us. बिल्कुल। मैंने ये ख्याल कहा था से- men interested True नहीं होते काउंसलिंग या inspirational लाइफ कोच। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो जो स्क्रीन के उधर लोग बैठे हैं उनको सुनने की ज़रूरत है, ताकि वो भी इस पे अमल करते हुए अगर ज़िंदगी में कोई ऐसे मसाइल हैं तो उनको फेस करें और आगे बढ़ें। सेगमेंट देखें और जी वापस आएँ जल्दी से।
वेलकम बैक जी। आखिरी 5 मिनट है हमारे पास, तो हम रोमा से ये पूछना चाहेंगे कि कोई कभी लाइफ में जो है हम ये तो नहीं कह रहे कि आपके प्रोफेशन के बारे में बहुत एक सीरियस है, लेकिन कुछ बचकाना केसेस भी होते हैं, ठीक है, कुछ जो है ना वो कहते हैं कि थोड़े से फनी केसेस उस टाइप के, तो वो क्या मिले अभी तक? अच्छा, आई वॉज डीलिंग विद वन, एक बच्ची थी, टीनेजर ही कह लें, और उनको टीनेज में प्यार हो गया। वाह, एंड मोहब्बत का first sight हो रोग गया इतनी जल्दी लग गया। एंड वो मेरे ना वो कहते हैं ना, कुछ लोग आपके सर्कल में होते हैं और वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू के रोमा के पास भेज दो, ठीक हो जाएगी, यू नो, समथिंग लाइक दैट। एंड आई मीन वो इतना इंटेंस प्यार था कि मैं हैरान होती थी कि 16 साल या आई थिंक वो 14 की थी, हाँ 14 की थी। मैं हैरान होती थी कि यार इतना इंटेंस प्यार, क्या अपना सब कुछ छोड़ने के लिए। वो आपने गाना सुना ना, बचपन का प्यार? वो कुछ ऐसा ही था, वो बचपन का ही था। अब ये 4 साल पुरानी बात है। सो नाउ शी इज, वो बच्ची जो है, शी इज गोइंग टू हर यूनिवर्सिटी एंड यू नो शी इज डूइंग वेल, एंड शी रियलाइज्ड कि वो इट वाजंट द राइट फिट, वो सिर्फ हार्मोनल चेंजेस थे, बट शी इज डूइंग वेल इन हर लाइफ। और वो शी कम्स एंड शी थैंक्स, तो यू नो शी कॉल्स मी। अच्छा, आप लाइफ कोच हैं, ठीक है, तो ये बताएं कि अब हो जाता है बंदे को जो है ना चलते चलते क्रश किसी पे, ठीक है, मोहब्बत में कोई पसंद आ जाता है, सबको ही आ जाता है। हाँ, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? बस देख के गुजर जाए, और क्या करना है? फिर फायदा, फिर ना ही देखो। पर अब आ गया ना नजर, अब आगे की बात अगर है। आप सिंगल हैं तो यू शुड एक्ट ऑन इट। आप गो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बी ब्रेव इनफ। नहीं, कोई पता नहीं वो आपकी प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड या वाइफ गुजर रहा हो, यू नो। ये ज्यादा होप्स हाई ना कराएं उसकी। लेकिन आई ऑलवेज थिंक दैट यू शुड नेवर बी हेजिटेंट टू अप्रोच समवन। इसमें कोई वो नहीं है कि लड़की ने पहले हाँ हेलो बोला या हाय। आई थिंक इट्स ओके। मतलब आप वो जो जितना आप स्टीरियोटिपिकल बातें कहते हैं ना, वो लड़का दरवाजा खोले और यही बिल पे करे, तो वो आप उस ये बिल वाली बात एक दफा दोबारा से कहें। नहीं, आई थिंक जोर दे के कहें। आई थिंक अगर आप इतना ज्यादा कहते हैं कि वुमेन आर दिस, वुमेन आर दिस, देन यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम पेइंग द बिल। बिल्कुल। आप कहें ठीक है, सुन लें लेकिन सारे। बाद में बट आई अगर वुड सजेस्ट लाइक डिवाइड इट ना, या ये कर लें कि एक दफा आपने किया तो अगली दफा आप ये अगली कम्युनिकेट दफा की उम्मीद नहीं होती लोगों को ना, कई दफा। तो ये You never डिवाइड know. रूल वाला ज्यादा क्या- ठीक नहीं you है, never know. अमेरिकन सिस्टम जो कहा जाता है, कि डिवाइड कर लिया जाए, ठीक हो which is गया। better. अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी सोसाइटी में कोई एक चीज आपको तब्दील करने का मौका मिले तो वो क्या क्या होगी? होगी? I think education, not like किताबी स्कूल एजुकेशन, I don't agree with it. ठीक है। Like अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं स्कूल सिस्टम्स में के बजाय जो राइटर्स हैं, जो पोइट्स हैं, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द इल्म, नॉट तालीम, है ना? लाइक यू का लिटरेसी पे फोकस किया जाए। लाइक आप अपने बच्चों को किताबें पढ़ाएं, उनको जो पर्सनालिटीज असल में ज़िंदगी में, लाइक यार कितनी हम फिजिक्स अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लिया, कितनी केमिस्ट्री हमने कर लिया है। और हम लोगों को इतना पुट डाउन किया जाता था, जी आप मैट्रिक में अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पास की, फिजिक्स नहीं की, तो आपको साइंस नहीं मिलेगी, आपको ये कितना हम इस्तेमाल करें। बट नाउ वी नो कि अगर हमने किसी की पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा है, किसी की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, या किसी की लाइफ चैलेंजेस के बारे में, मतलब वो स्किल्स, लाइफ स्किल्स सिखाए जाए। सो आई वुड टीच किड्स दैट। अच्छा, मुझे ये बताएं, माजरत अगला सवाल आपका ही होगा। कोई एक मिनिस्ट्री चूज करने का मौका मिले, कौन सी होगी? आई प्रिपेयर्ड फॉर CSS, मैंने 2-3 अटेम्प्ट्स भी दी थी। मेरा पर्सनली ज़ाती तौर पे मुझे पसंद है फॉरेन ऑफिस, सो आई वुड प्रेफर दैट बिकॉज आई वांट टू बी अ डिप्लोमैट। नहीं, लाइफ You कोच never की know. पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत है, पाकिस्तान के अंदर रह के जो है ना। but because my profession is this, so I would get involved somewhere with children, उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मतलब अर्ली एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन। अच्छा, लास्ट हमारे पास कुछ मिनट्स हैं। नजम ने काफी सवाल अच्छे पूछे हैं वैसे तो, आपने भी बहुत अच्छे सवाल लेकिन पूछे। मेरा बस आखिर में Believe in यही yourself, कलीमा। You gotta believe in yourself. मैं ये कह रही हूँ, पेंडेमिक के सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा हम लोग गुजरे भी हैं और आगे भी हो सकता है गुजरे, तो उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहें जो घर पे डिप्रेशन से फाइट कर रहे हैं, कि वो थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन भी आपसे कोई कोचिंग ले सकते हैं, या इस तरह का कोई पैगाम जो उन्हें हेल्प करे? Yes. देखें, ये जो मोबाइल है ना, और ये जो लैपटॉप और ये क्या है, आपने Tablet. iPad यूज, टैबलेट्स, they have everything if you have an internet connection. So आप वर्ल्ड की कुछ वो परसेंटेज लोगों में से हैं who are blessed, who have access to everything.
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप मैरिड वुमेन है और यूर हाउस वाइफ, और अगर आपने यू हैव लॉस्ट योर जॉब, go into online certifications, everything is available, just type on Google. कोई भी आपने लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन लिख लें आप, everyone can do it. आप अपने खुद कोच बन सकते हैं, you don't need to pay someone else. आप एक पैसे लगाएं कोचिंग के सर्टिफिकेशन के ऊपर. So do online courses. अगर आपके बच्चे हैं, show them YouTube videos जो कि कुछ क्रिएटिव हो, नॉट वो जो कलरफुल सी मेरी नीसेस भी देखते हैं ना, आई ट्राई नॉट टू शो दोज वीडियोस टू देम. ऐसी चीज़ जिसमें आप क्रिएट करें, either it's some instrument or and please learn an instrument. I've just recently learned keyboard. It just so आपके वो न्यूरॉन्स ज़्यादा बनते हैं, so you become like happy as well. Exactly. So, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अपना वक्त देने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमें और हमारे व्यूअर्स को सिखाने के लिए बहुत बहुत it's my pleasure. It's my pleasure. Thank you guys for having me. बहुत शुक्रिया. चले जी, वक्त ख़त्म हुआ जाता है हमारे प्रोग्राम का. मुझे, नजम और एक और सुबह की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें. अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.